इंदौर में प्रस्तुति देने आए गिटार वादक मनीष पिंगले ने डी लाइव न्यूज से खास बातचीत करते हुए हिंदुस्तानी संगीत को विदेश में मिल रहे प्रोत्साहन के बारे में बताया। वहीं संगीत के क्षेत्र में काम कर रही युवा पीढ़ी को भी उन्होंने रियाज पर ध्यान देने की बात कही। कहते हैं कि संगीत में एक ऐसा जादू है जो अच्छे से अच्छी बीमारी को भी ठीक कर सकता है, और जब संगीत किसी के कानों में गूंजे तो निश्चित रूप से हम सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ संगीत में खो जाते हैं। आज हमारे साथ है ऐसे ही कलाकार मनीष पिंगले जी, जो गिटार के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत की सेवा कर रहे हैं और आज इंदौर में अपनी प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हुए। आइए सीधे उनसे जानते हैं किस तरह से संगीत की उनकी यात्रा रही और क्या क्या उतार चढ़ाव, क्या क्या पड़ाव इस दौरान उनके सामने आए। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है इंदौर में सबसे पहले आपका। और जिस तरह से गिटार के माध्यम से शास्त्रीय संगीत को परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से जो है पूरी प्रेरणा आपको मिली, कहाँ से आपने इसको सीखा और कैसी पूरी यात्रा रही? मैं एक्चुअली म्यूजिकल फैमिली से हूँ। हालांकि मेरे घर में किसी ने गाना बजाना वैसे प्रोफेशनली नहीं किया है बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी माँ सितार बजाती है थोड़ी, तो शुरुआत वहाँ से हुई। और इंदौर में पला बड़ा हूँ मैं, तो मेरा हालांकि अब तो 15 साल में बाहर हूँ, लेकिन तो मेरा यहाँ पे मेरी तालीम की शुरुआत, गाने बजाने की जो पहली तालीम होती है, पहली बार जो साज गोद में रखना होता है, वो इंदौर में हुआ है। और फिर यहाँ के पहले मेरे गुरु रहे पंडित विष्णु रामचंद्र वलीवड़ेकर। उनसे मैंने बाकायदा काफ़ी साल तक गिटार की तालीम ली। लेकिन उसके बाद भी मेरे जो गुरु हैं उस्ताद शाहिद परवेज़, वो सितार प्लेयर हैं, वो पूना में रहते, तो वहाँ जाके फिर उनसे मैंने तालीम ली। तो ये है। लेकिन इंदौर आके यहाँ लोगों के लिए बजाना एक ये बहुत स्पेशल ओकेजन है, एक स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए। इंदौर से आपका ताल्लुक रहा और कहते हैं कि इंदौर में जितने अच्छे कलाकार हैं उसी तरह सुनने वाले लोग भी बहुत। क्या कहना चाहेंगे इंदौरी श्रोताओं के लिए खास? नहीं, इंदौरी श्रोता तो कोई लाजवाब है। मतलब हर फ्रेज और हर सुर को इतना अच्छा रिएक्ट करते हैं, उससे एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिलता है। समझदार सुनकार लोग हैं, जानकार लोग हैं। थोड़ा डर भी लगता है यहाँ बजाने में कई बार, ये ना कि लोग समझने वाले ऐसे नहीं है पब्लिक, इनको आप थोड़ा शोमैनशिप करके खुश किया जाए, ऐसी खुश होने वाली पब्लिक नहीं है। आपको असल जो आपकी तालीम है वो दिखानी पड़ती है, तभी वो मानते हैं। उनको मनवाना बहुत मुश्किल है। मनीष जी, जहन में एक सवाल आता है, गिटार है, पाश्चात्य वाद्य यंत्र है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को आप परफॉर्म करते हैं, उस पर कितना कठिन कार्य होता है? वैसे आमतौर पर अब गिटार का चलन बढ़ने लगा है, ऐसे में कितना लोग इसको पसंद करते हैं, खासकर क्लासिकल म्यूजिक को? देखिए, एक तो सांस बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि है तो गिटार, लेकिन मैं उसमें उंगलियां यूज़ नहीं करता हूँ। जैसे क्या होता है कि एक गिटार प्लेयर या सितार प्लेयर, उसके पास एक फिक्स फ्रेट्स होते हैं कि 4 उंगलियां यूज़ कर रहा है या 2 उंगलियां यूज़ कर रहा है। तो मेरा साज एक ऐसा साज है जो ऑलमोस्ट वो ब्लाइंड गेम जैसा है। मेरा एक रॉड से मैं उसको बजाता हूँ, और इसलिए उसको स्लाइड गिटार कहते हैं। इस पे क्लासिकल बजाता हूँ, तो अपना जो एक मुर्कियाँ ऑर्नामेंटेशन होती है बड़ी इंडियन क्लासिकल, वो थोड़ी मुश्किल बात है, उसके लिए थोड़ी तालीम लेनी पड़ती है। हिंदुस्तान से बाहर इस साज का क्रेज़ बहुत बढ़ने लग गया है, क्योंकि वहाँ गिटार प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं जो हुआ फैसिनेटेड कि इंडिया में गिटार कैसे बजता है। और यही वजह है कि लोग मेरे पास 30-35 स्काइप स्टूडेंट्स हैं, और मैं हर साल 3 या 4 बार हिंदुस्तान से बाहर जाता हूँ। तो करीब 18-20 कंट्रीज़ लोगों ने बुलाया मुझे। ये मैं अपनी ग्रेटनेस नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये इस इंस्ट्रूमेंट का पोटेंशियल क्या है, और लोगों ने हिंदुस्तान से बाहर उसको रियलाइज़ किया कि इसमें बहुत हाई पोटेंशियल है इस इंस्ट्रूमेंट में, और इसके बजाने वाले बहुत कम हैं। इस वजह से वो मेरे पास फॉर्चुनेटली आते हैं। एक ऐसा वक्त था कि लगता था यार कौन सा सांस ले लिया यार, ये बजा भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन वो अब उसका उल्टा हो गया। लगता है कि ये साज भले ही रेयर है, लेकिन इसका एक ऐसे कहते हैं, द फादर यू ट्रैवल द मोर योर वैल्यूड। जितना आप दूर जाते हैं, आपकी जो कीमत है ज़्यादा होती है, उस टाइप का हो गया है। हालांकि ये मैं वेस्ट के लिए कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में लोगों को मनवाना, इंदौर जैसे शहर में लोगों को मनवाना कि आप अच्छे म्यूजिशियन हैं, क्योंकि यहाँ जानकार लोग हैं बहुत। हिंदुस्तान में तो खैर क्लासिकल जो म्यूज़िक है उसकी सराहना होती है, लेकिन विदेश में जब आप परफॉर्म करते हैं, जब भारतीय रागों को विदेश की सरजमी पर आप दोहराते होंगे, तो क्या रिस्पॉन्स, पहला जो रिएक्शन होता है वहाँ के लोगों का, वो किस तरह का रहता है? सरप्राइजिंगली हमको ऐसा लगता है कि वो पाश्चात्य लोग हैं, वेस्टर्न लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा हैवी बीट्स और हैवी रिदम इस टाइप का पसंद आता होगा। लेकिन जितना मैंने ट्रैवल किया 18-20 कंट्रीज़, मैंने ये एक रियलाइज़ किया है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग, एक तो उनको सुनने की तमीज़ बहुत अच्छी है, वो बैठते हैं और बड़ी शांति से सुनते हैं, भले वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दूसरी बात मैंने ये नोटिस किया वहाँ पे कि लोग जो स्लो पोर्शन होता है, जैसे आलाप या जोड़ ऐसे कहते हैं, वो ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ पे लोग।
तो कई बार मतलब इस बात का ताज्जुब होता है कि लोग ऐसा क्या है, स्पीड से बहुत कई बार इंस्पायर नहीं होता है, इम्प्रेस नहीं होते, लेकिन अगर आलाप की बात है या स्लो किसी चीज़ की बात है तो वो बहुत पसंद करते हैं। इस बात का बड़ी खुशी भी होती है और ये देख के अच्छा भी लगता है कि वो बहुत तमीज़ से सुनते हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम लोग, वो होता है कि ऑडियंस के साथ एक इंटरेक्शन। जैसे हिंदुस्तान में अगर आप बजा रहे, एक फ्रेज़ आपने बजाई तो आपको अच्छी है या बुरी है, ऑडियंस एक्सप्रेशन से, उनकी दाद से तुरंत मालूम चलता है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ शायद उनको पसंद भी आ रहा है लेकिन वो इतने मेडिटेटिव पोज में बैठे होते हैं जैसे वो योगा के लिए बैठे हुए हैं ऐसे, और एक सुनते रहते हैं एकदम आंखें बंद करके। तो ये फ़र्क है, दोनों का अलग अपना मज़ा है, लेकिन असली जो किक जिसे कहते हैं आजकल की जो इसमें, वो यहाँ बजाने का है। मनीष जी, आजकल की यंग जनरेशन को हम देखें, काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ भी आए हैं और युवाओं का जो रुझान है सबसे ज़्यादा गायकी की ओर बढ़ा है। ऐसे में आप कितना जो है इसे मानते हैं कि वादन जो है वो भी एक अच्छा क्षेत्र हो सकता है खासकर युवाओं के लिए? देखिए, अभी तक इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को मीडिया के थ्रू इतना पब्लिसिटी नहीं मिली है, लेकिन मेरे हिसाब से गाना हो, बजाना हो, कुछ भी हो, आप अल्टीमेटली आप सरस्वती के साधक हैं और आपका ज़रिया इंस्ट्रूमेंट तो ज़रिया है। हो सकता है कि आपको एक सिंगर जितनी आपको एक पॉपुलैरिटी ना मिले, लेकिन मतलब इसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कम है, छोटा है या बड़ा है। साज है, हम सब म्यूज़िक प्रोड्यूस करने में लगे हैं अच्छी तरीके से। गाने वाले को लोग जनरली मतलब इस रियलिटी शोज़ की वजह से ज़्यादा उनको मिल जाता है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट्स वालों को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी है तो वो म्यूजिशियंस, और उनकी भी वैल्यू उतनी है अमंग्स म्यूजिशियंस ऑफ कॉमन पब्लिक। एक चीज़ और हमने देखी है, आपकी एक वेबसाइट है और उस पर ऑनलाइन लेसन्स कुछ हैं, किस तरह से आप सिखाते हैं? और ये जो ऑनलाइन लेसन्स की शुरुआत हुई, ये इंस्पिरेशन आखिर कहाँ से आई? देखिए, मेरा एक यूट्यूब की वीडियो ने मेरी लाइफ बदल दी। एक यूट्यूब का वीडियो था जो मेरे स्टूडेंट अमेरिका से आया था और उसने वो शूट किया और वापस जाने के बाद, अमेरिका जाने के बाद उसने अपलोड किया। जब उसने अपलोड किया तो मैं बड़ा नाराज़ था कि मुझे कि बिना पूछे मुझे अपलोड कर दिया, लेकिन उस वीडियो ने मेरी लाइफ बदल दी। वो एक वीडियो मैंने उसको बोला था, उस स्टूडेंट को, कि आप निकाल लें, अब इसमें ना रखें, इसमें मतलब यूट्यूब पे उसको अपलोड ना करें। तो उसने कहा जस्ट गिव मी 2 days, आई विल टेक इट ऑफ। लेकिन उन 2 दिनों में मुझे हिंदुस्तान के बाहर से इतने ईमेल्स आए, फ्रांस से, स्वीडन से, स्विट्ज़रलैंड से, और उन्होंने पूछा कि इज़ देयर एनी वे वी कुड इनवाइट यू टू स्वीडन, और दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग वे ऑफ गिटार प्लेइंग वी हैव एवर हर्ड। इस तरीके से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स ईमेल में आए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं जो कर रहा हूँ उसकी वैल्यू मुझे इतनी नहीं जितने बाकी लोगों को है। और उस एक वीडियो ने मुझे इतनी कंट्रीज़ घुमाई और उस एक वीडियो ने मुझे इतने स्टूडेंट्स दिए हैं। उन वीडियो के जब वो वीडियो देखते हैं और फिर वो मेरे पास आते हैं, तो उसमें वो वीडियो में मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी है, और फिर वो वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं मेरे वेबसाइट से, और फिर वो आते हैं। और जब आते हैं, और क्या होता है कि मेरे लिए, मैं आई एम ऑल्सो साउंड इंजीनियर, तो मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। तो मेरे लिए अब इंदौर आया हूँ, आज शाम फ्री हूँ, मेरे पास एक अपना एक iPad है या लैपटॉप है, मेरा साज है, होटल रूम में बैठा किसी को 1 घंटा सिखा दिया, तो वो आसानी हो जाती है बहुत। नहीं तो आप स्टूडेंट कहीं वेट कर रहा है आपका। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि ये जो सीखना है, इसको आप जो लाइव सीखना है उससे रिप्लेस तो नहीं कर सकते। जो गुरु के सामने बैठ के सीखना है, जो हमने किया हुआ है गुरु के साथ बैठ के, उसका रिप्लेसमेंट तो नहीं है। तो लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जो लोग बाहर सीखना चाहते हैं और जो नहीं आ पाते, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक जरिया है, इम्पोर्टेंट जरिया है। भारतीय संगीत की हम बात करें, अलग अलग जिस तरह से विविधताओं में बटा हुआ हमारा देश है, वैसे ही हमें राजस्थानी, कर्नाटकी, बंगाली, अलग अलग म्यूजिक्स भी मिलते हैं। किस तरह से इस पूरे संगीत को आप समझते हैं और किस तरह से फिर उसके बाद कुछ नया एक अपने अंदर से निकालने की कोशिश होती है? हमारा फोक म्यूज़िक बहुत रिच है और जितना आप सुनो उतना इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे आज मैंने एक प्रोग्राम में एक बाउल म्यूज़िक बजाया, वो भी मेरा इंस्पिरेशन था किसी ऐसे इंसान से जो म्यूज़िक सीखा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि म्यूज़िक वहीं मिलेगा जहाँ तालीम है या जहाँ सीख रहे हैं। हिंदुस्तान में जगह जगह पे अलग अलग, आप 100 किलोमीटर दूर जाते हैं तो आपकी भाषा बदलती है, आपका रहन सहन बदलता है, आपका खाना बदलता है और आपका एक्सेंट बदलता है, बोलते हैं आप अलग है। ऐसे ही म्यूज़िक बदलता है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए, वहाँ से म्यूज़िक, और वो म्यूज़िक इतना एक्साइटिंग होता है। भले ही उन जो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि ये राग है या कौन सा है या क्या है। अब ये जिसने आदमी ने गाया है, जो मैंने एंड में बजाया है, उसको नहीं पता है कि भैरवी है, लेकिन वो इतना मोटिवेटिंग था, इतना इंस्पायरिंग था कि उसको अगर वो नहीं बजाएंगे तो उस पर मतलब आदमी थोड़ा बहुत ही म्यूज़िक समझेगा या तो उसको डेफिनेटली बजाना चाहेगा। वो बहुत रिच कल्चर है अपना, म्यूज़िक कल्चर बहुत रिच है अपना।
सर चलते चलते बस यही जानना चाहेंगे कि जो युवा अब संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, चाहे वह गायन में जाए या वादन, उनके लिए क्या टिप्स रहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अभी भी यंग हूँ, तो मैं खुद टिप्स चाहता हूँ मेरे सीनियर्स लोगों से, मेरे मतलब उस्ताद और पंडित लोगों से, लेकिन मैं सिर्फ एक ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़, हालांकि मुझे लगता है कि मुझमें भगवान ने थोड़ा टैलेंट दिया, लेकिन शायद और टैलेंट देना चाहिए था, ऐसा लगता है। लेकिन एक जहाँ अगर जो भी मैं आज कर रहा हूँ उसकी एक ही वजह है, वो है कि मैंने एक चीज़ कंसिस्टेंटली इतने साल की। क्लासिकल म्यूज़िक में ये तो जर्नी जो है, एक सफ़र जो है, थोड़ा मुश्किल सफ़र है, क्योंकि ना एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं बज रहा है हमसे, या हम नहीं गाया जा रहा है हमसे, फिर आदमी छोड़ देता है। और तो इतने कई स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं जो आते हैं, कुछ टाइम रहते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार ये रियाज़ नहीं हो पाएगा, वक्त नहीं दे पाएंगे हम लोग। लेकिन अगर वो कर रहे हैं, म्यूजिशियंस कर रहे हैं या स्टूडेंट जो भी हैं वो करना चाह रहे हैं, तो कुछ सालों तक उसको कंसिस्टेंटली करें, इर्रेस्पेक्टिव कि वो अच्छा बज रहा है या बुरा बज रहा है। दूसरी बात, जब भी आप गाना बजाना कर रहे हैं, कुछ वक्त गुरु के साथ गुजारना बहुत ज़रूरी है, कम से कम ये जानने के लिए कि आप जो कर रहे हैं रियाज वो सही है या नहीं है, इनिशियल ईयर्स फॉर श्योर। तो ये दो चीज़ें ज़रूर है कि आप गुरु के साथ थोड़ा समय बिताएं, और दूसरी बात ये है कि आप जो भी कर रहे हैं कंसिस्टेंटली कुछ साल के लिए करते रहें। तो ये थे जाने माने कलाकार मनीष पिंगले, जिन्होंने युवाओं को बताया कि यदि संगीत की सही तालीम लेना है तो उसमें गुरु का महत्व बहुत ही ज्यादा है, और साथ ही साथ भारतीय संगीत की विदेशों में जो छाप आज बन रही है उसमें कहीं ना कहीं मनीष जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहरहाल कैमरा पर्सन पलाश राठौर के साथ राहुल तिवारी, डी लाइव न्यूज इंदौर।